नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रवि कुलेरिया सर की प्राचीन भारतीय वस्तुनिष्ठ पुस्तक में अब तक हमारे 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम छठा चैप्टर शुरू करेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं महाजनपद काल। इसके अलावा मगध के उत्कर्ष में हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में। तो करते हैं हम आज की क्लास को शुरू। मगध महाजनपद के शक्तिशाली होने में निम्न में से कौन से कारण सही है? मगध महाजनपद के शक्तिशाली होने में कौन कौन से कारण सही है? तो उपजाऊ मिट्टी व जल की उपलब्धता, तो ये सही है। लोहे की उपलब्धता, हाथियों की उपलब्धता, गंगा व इसकी सहायक नदियों के कारण व्यापार व आवागमन में आसानी, तो ये चारों ही जो कारण है ये मगध महाजनपद के शक्तिशाली होने के कारण है। द नंबर ऑप्शन। मगध में योग्य राजाओं का होना व मगध के समाज में रूढ़िवादिता का अभाव भी इसमें सहायक सिद्ध हुआ। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अभिधान चिंतामणि में मगध को कीकट कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वंश के शासक ने राजगृह के स्थान पर पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया? तो पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया था? तो पाटलिपुत्र को जो राजधानी बनाया था, यह बनाया था हर्यक वंश के राजाओं ने। ए नंबर ऑप्शन। हर्यक वंश के शासक उदयन या उदयभद्र 460 से 444 ईसा पूर्व तक जिन्होंने शासन किया था, ने पाटलिपुत्र का निर्माण करवाया और उसे मगध की राजधानी बनवाया। उसने पाटलिपुत्र में एक जैन चैत्यगृह का निर्माण भी करवाया। यह जैन धर्म का अनुयायी था और अवंती के शासक पालक द्वारा भेजे गए राजकुमार ने उसकी हत्या की थी। ये जो पाटलिपुत्र का इसने निर्माण करवाया था, इसका निर्माण कार्य जो शुरू किया गया था, यह अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। लेकिन उदयन के समय यह निर्माण कार्य पूर्ण हुआ और इसे मगध की राजधानी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलिगार्की शासन का क्या अर्थ है? ओलिगार्की शासन का अर्थ क्या है? तो ओलिगार्की जहां सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में हो। महाजनपद कालीन गणराज्यों में पुरुषों के समूह द्वारा शासन की व्यवस्था को रोमिला थापर व कुछ अन्य इतिहासकारों ने ओलिगार्की या समूह शासन व्यवस्था कहा। जैसे वज्जी नामक गणराज्य में इसी प्रकार की व्यवस्था थी। वो वज्जी के अंदर हम 8 गणों को पढ़ते हैं कि 8 अलग अलग गण थे, तो वहां पर जो गणों का राज्य था, इसी को जो ओलिगार्की कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरंभिक जैन व बौद्ध लेखकों ने मगध की महत्ता का प्रमुख कारण माना। आरंभिक जैन व बौद्ध लेखकों ने मगध की महत्ता का प्रमुख कारण क्या माना था? तो विभिन्न शासकों की नीतियां। ए नंबर ऑप्शन। मगध की महत्ता के अनेक कारण हैं, लेकिन जैन व बौद्ध लेखकों ने विभिन्न शासकों की नीतियों को सबसे महत्वपूर्ण माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में विष्टि क्या है? तो प्राचीन भारत में विष्टि किसे कहा गया? विष्टि बेगार को कहा गया। बेगार यानी कि जो फ्री में काम करवाते थे बिना मजदूरी दिए, उसे बेगार कहा जाता था। बेगार यानी बिना वेतन मजदूरी को विष्टि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाजनपद कालीन मुख्य रूप से किस मृदभांड संस्कृति से संबंधित है? महाजनपद काल है जो कौन सी मृदभांड संस्कृति से संबंधित है? तो यह NBPW नॉर्थ ब्लैक पोलिश वेयर। महाजनपद काल में उत्तरी काले चमकीले पोलिशदार मृदभांड प्रचलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बुद्ध के समय उत्तर भारत में 60 नगर थे? तो कौन से बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बुद्ध के समय उत्तर भारत में 60 नगर थे? तो इसकी जानकारी मिलती है दीघ निकाय से। दीघ निकाय के महापरिनिर्वाण सूत्र में के अनुसार बुद्ध के समय उत्तर भारत में 60 नगर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा के दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था? तो यह था अस्मक महाजनपद, जो दक्षिणी भारत का एकमात्र महाजनपद था। दीर्घ निकाय के अनुसार पुरोहित महाघोषित ने रेणु साम्राज्य के 7 भाग किए थे और उन्हीं 7 भागों में से यह जो एक अस्मक भाग था, अस्मक या असक
सबसे दक्षिण में स्थित महाजनपद जिसकी राजधानी पोटली या पोदन थी जो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बौद्ध ग्रंथ में अजात शत्रु द्वारा अपने मंत्री वस्कार को वज्जी संघ पर आक्रमण के संबंध में सलाह देने हेतु बुद्ध के पास भेजे जाने की घटना का विवरण है? तो कौन से बौद्ध ग्रंथ के अंदर अजात शत्रु द्वारा अपने जो मंत्री वस्कार को वज्जी संघ पर आक्रमण के संबंध में सलाह लेने हेतु बुद्ध के पास भेजा था, इसका विवरण मिलता है? तो इसका विवरण मिलता है दीघ निकाय में। वस्कार या वर्षाकार ने जब बुद्ध से इस संबंध में पूछा कि बुद्ध बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से पूछा कि कुछ प्रश्न पूछे, जैसे क्या वज्जी संघ के लोग नियमित सभाएं करते हैं, क्या वे आपस में मिलजुल कर रहते हैं, क्या वे बड़ों का सम्मान करते हैं, क्या वे पारंपरिक नियमों का पालन करते हैं। इन सब का जवाब आनंद ने हाँ में दिया। तब बुद्ध ने कहा, जब तक वे ऐसा करते रहेंगे उनकी उन्नति होती रहेगी। यह बात वस्कार ने जाकर अजातशत्रु को बताई थी। ये जो प्रश्न पूछे थे, ये टोटल 7 प्रश्न पूछे थे और इन्हें अपरिहार्य कार्य कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वत्स महाजनपद के राजा उदयन निम्नलिखित में से किस किस रचना के नायक है? वत्स महाजनपद के राजा जो उदयन है, उनके इनमें से कौन कौन सी रचनाएं है? तो स्वप्नवास तथा रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये तीनों है जो वत्स महाजनपद के राजा उदयन की रचना है। भास के स्वप्नवास था जिसमें वत्स के राजा उदयन और अवंती के राजा प्रद्योत की बेटी वासुदत्ता की प्रेम कहानी है। इसके अलावा हर्ष के 2 नाटकों रत्नावली और प्रियदर्शिका का संबंध भी उदयन की कहानी से है। तो इन 3 नाटकों का जो संबंध है वो उदयन से है। महात्मा बुद्ध का समकालीन शासक व शिष्य अवंती पुत्र किस महाजनपद का शासक था? महात्मा बुद्ध का समकालीन शासक और उनका शिष्य अवंती पुत्र कौन से महाजनपद का शासक था? तो यह था सूरसेन का। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। मध्यम निकाय से जानकारी मिलती है कि यहाँ का शासक अवंती पुत्र था, जो अवंती के शासक चंड प्रद्योत की कन्या का पुत्र था। प्राचीन यूनानी लेखकों में इस राज्य को सूरसेनोई और राजधानी को मथुरा कहा जाता है। आरंभ में जो ये सूरसेन है, आरंभ में यह गणतंत्र था, उसके बाद में यह राजतंत्र बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाली साहित्य में कुटुंबिक शब्द का इस्तेमाल किसके लिए होता है? तो कुटुंबिक शब्द का इस्तेमाल किसके लिए होता है? तो यह होता है छोटे व मंझले कृषक के लिए। बे नंबर ऑप्शन। पाली साहित्य में कृषक को कसक व विशाल भूमि के स्वामी को गृहपति, छोटे व मंझले कृषक को कुटुंबिक कहा जाता है। हल चलाने योग्य क्षेत्र को सुहुली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनबीपीडब्ल्यू संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कौन सा कथन सही है? तो एनबीपीडब्ल्यू जो संस्कृति है, इसके संबंध में कौन कौन सा कथन सत्य है? तो नॉर्थ ब्लैक पोलिसवेयर जो संस्कृति है, यह द्वितीय नगरीकरण से संबंधित थी, तो यह बात सही है। यह लोह युग से संबंधित थी, यह भी सही है। यह आहत मुद्रा के प्रयोग से संबंधित थी, तो तीनों ही ऑप्शन है जो इसमें राइट होंगे। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरयू नदी किस महाजनपद को 2 भागों में विभाजित करती है? सरयू नदी है जो कौन से महाजनपद को 2 भागों में विभाजित करती है? तो यह करती है कौशल को। बे नंबर ऑप्शन। कौशल महाजनपद की 2 राजधानियां थी, श्रावस्ती आधुनिक साहित्य माहित, उत्तरी कौशल व कुशावती जो दक्षिणी कौशल की राजधानी थी। कौशल नरेश प्रसेनजीत बुद्ध का समकालीन था। बुद्ध के समय में ही कौशल का मगध के साथ संघर्ष हुआ। संयुक्त निकाय में प्रसेनजीत और अजातशत्रु के बीच 2 संघर्षों का वर्णन मिलता है। पहले में अजातशत्रु विजयी रहा और दूसरे में प्रसेनजीत ने अजातशत्रु को हराकर बंदी बनाया, लेकिन बाद में दोनों ने संधि कर ली और प्रसेनजीत ने अपनी बेटी वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया। कौशल उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में सई नदी सैंदिका, पश्चिम में पांचाल से लेकर पूर्व में गंडक नदी तक फैला हुआ था। पाली ग्रंथों में से सुंदरिका नाम से उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस इतिहासकार ने लिखा है कि बिंबिसार यूरोप के हैब्सबर्ग और ब्रूबो राजवंश की तरह वैवाहिक संबंधों का समर्थक था?
कौन से इतिहासकार ने यह बात कही है कि बिंबिसार जो यूरोप के हैब्सबर्ग और ब्रूबो राजवंश की तरह वैवाहिक संबंधों का समर्थक था? तो यह बात कही थी एच.सी. राय चौधरी ने। हैब्सबर्ग ऑस्ट्रियाई व फ्रांसीसी राजवंश की तरह बिंबिसार ने भी वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति मजबूत की। महावग में उसकी 500 पत्नियों का उल्लेख किया गया है। लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री हेलेना या छलना से विवाह किया। यह अजात शत्रु की मां थी। कौशल नरेश परसेनजीत की बहन महाकौशला या कौशला देवी से विवाह किया, जिसके फलस्वरूप उसे 1 लाख रुपए की वार्षिक आय वाला काशी दहेज में मिला। पंजाब के मद्र कुल के प्रधान की बेटी क्षेमा या खेमा से विवाह किया। संभवतः क्षेमा ने ही प्रसेनजीत को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। इसके अलावा विदेह की जो राजकुमारी थी वासवी से विवाह किया। इसने बिंबिसार की कारागृह में सेवा की थी। इसके अलावा अंग की राजकुमारी से भी विवाह किया था। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ सुमंगल वासिनी के लेखक कौन है? प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ सुमंगल वासिनी के लेखक कौन है? तो सुमंगल वासिनी के लेखक है बुद्ध घोष। सुमंगल विलासिनी, सामंत पासादिका, विशुद्धिमग बुद्ध घोष की प्रमुख रचनाएं हैं। सुमंगल विलासिनी में मगध व वज्जी संघ के बीच मतभेदों का जिक्र किया गया है। मगध के किस शासक ने राजगृह को राजधानी बनाया? मगध के किस शासक ने राजगृह को राजधानी बनाया था? तो बिंबिसार ने। हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने कुशाग्रपुर गिरिवज्र के स्थान पर राजगृह को राजधानी बनाया था। फिर इसी वंश के उदयन ने अपने शासनकाल के चौथे वर्ष में पाटलिपुत्र कुसुमपुर का निर्माण कर राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से आधुनिक क्षेत्र को प्राचीन पांचाल महाजनपद से पहचाना जाता है। कौन सा आधुनिक क्षेत्र है जो प्राचीन पांचाल क्षेत्र था? तो यह रुहेलखंड। द नंबर ऑप्शन। आज के रुहेलखंड क्षेत्र में प्राचीन काल में पांचाल महाजनपद अवस्थित था। बरेली, बदायूं, मैनपुरी, एटा और फर्रुखाबाद गंगा नदी इसे दो भागों में विभाजित करते थे। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र व दक्षिणी पांचाल की राजधानी कांपिल्य थी। कान्य कुंभज का ऐतिहासिक क्षेत्र भी इसी महाजनपद के अंतर्गत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध के किस शासक को कुन्निक के नाम से जाना जाता है? मगध के कौन से शासक को कुन्निक के नाम से जाना जाता है? अजात शत्रु। बे नंबर ऑप्शन। कुन्निक या कुणिक वैदेही पुत्र के नाम से अजात शत्रु को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बुद्ध के समय एक महानगर नहीं था? इनमें से कौन सा जो बुद्ध के समय एक महानगर नहीं था? तो श्रावस्ती, वाराणसी और कौशाम्बी ये तीनों महानगर थे। कुशीनगर है जो महानगर नहीं था। बौद्ध साहित्य में बुद्धकालीन 6 बड़े नगरों चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी और वाराणसी का उल्लेख है। जब महात्मा बुद्ध ने पावा से कुशीनगर या कुशीनारा जाने लगे तो वहीं परिनिर्वाण की बात कही। और तो उनके शिष्य आनंद ने कहा कि उन्हें किसी बड़े नगर को परिनिर्वाण स्थल के रूप में चुनना चाहिए। जवाब में बुद्ध कहते हैं कि कुशीनारा भी प्राचीन काल में महान नगरी थी और राजा सुदर्शन की राजधानी थी। ध्यान रखें कि ऑप्शन में पाटलिपुत्र हो तो वह भी उस समय कोई महानगर नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्यक वंश के शासक उदयन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हर्यक वंश के शासक उदयन के संबंध में यह अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर मगध का शासक बना था। तो उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की थी। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। तो इस वंश के सभी शासकों ने अपने पिता की हत्या कर करके शासक बने थे। तो पहला ऑप्शन सही है। इसने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था। तो पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी उदयन ने बनाया, यह भी सही है। यह जैन धर्म का अनुयायी था, यह भी सही है। अवंती के शासक पालक ने इसकी हत्या की थी, तो यह बात भी सही है। तो चारों ही ऑप्शन है जो इसके राइट होंगे। द नंबर ऑप्शन। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उदयन के बाद कर्म से अनिरुद्ध, मुंडक व नागदशक शासक बने। बाद में मंत्रियों ने अन्य लोगों के सहयोग से नागदशक को हटाकर एक योग्य अमात्य शिशुनाग को राजा बनाया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाजनपद काल से संबंधित कथन दे रखे हैं। पहला है कि महाजनपद कालीन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल थी। तो सबसे छोटी इकाई कुल नहीं बल्कि ग्राम थी। तो सबसे छोटी इकाई ग्राम ही ना कि कुल। तो पहला ऑप्शन इसका गलत होगा। ग्राम प्रशासन का प्रधान ग्रामणी या भोजक या ग्राम भोजक कहलाता था। तो ये बात सही है। ग्राम प्रशासन का जो प्रधान होता था उसे ग्रामणी भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था। तो एक गलत और दो सही, बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाजनपदकालीन व्यापारियों द्वारा व्यापार में वृद्धि हेतु किया जाने वाला पण्य सिद्धि संस्कार किस देवता की पूजा की जाती थी। महाजनपदकालीन व्यापारियों द्वारा व्यापार में वृद्धि हेतु किया जाने वाला पण्य सिद्धि जो संस्कार है, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती थी। तो सोम देवता की, 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाजनपद काल में सार्थ शब्द संबंधित है। सार्थ शब्द किससे संबंधित है। काफिलों में चलने वाले व्यापारी, द नंबर ऑप्शन। महाजनपद काल, मौर्य काल, गुप्त काल में सार्थ वाय जो व्यापारियों का काफिला होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजात शत्रु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो असत्य है। यह अपने पिता बिंदुसार की हत्या कर गद्दी पर बैठा था। तो अजातशत्रु के पिता बिंदुसार नहीं बल्कि बिंबिसार थे। इन नाम में आप कंफ्यूज मत होना। बिंदुसार बिंदुसार है जो अशोक के पिता थे। तो अजातशत्रु जो अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा था, ना कि बिंदुसार। पहला ही ऑप्शन इसमें गलत होगा। दूसरा कि 16 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद वज्जी संघ को परास्त किया, यह सही है। राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था, यह बात भी सत्य है। द नंबर है कि इसके पुत्र उदयन ने इसकी हत्या की थी। तो इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की और इसकी हत्या इसके पुत्र उदय ने की थी। तो इसमें ब से और द सही है। ए नंबर जो इसका गलत होगा। इसके पिता का नाम बिंबिसार था। बिंदुसार अशोक का पिता था। मध्यम निकाय के अनुसार अजातशत्रु ने ही सर्वप्रथम पाटलिपुत्र के महत्व को पहचाना और पाटलिपुत्र में एक दुर्ग का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाजनपद काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाजनपद काल के संबंधित दो कथन दे रखे हैं। पहला कि अब राजा स्थायी सेना रखने लगे थे। तो महाजनपद काल आते आते राजा जो अपने स्थायी सेना रखने लगे थे, यह सही है। सिपाहियों को नियमित वेतन दिया जाने लगा था। तो दोनों ही ऑप्शन इसके राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए। एक तरफ महाजनपद दे रखे हैं और दूसरी तरफ जो उनकी राजधानियां दे रखी है। तो सबसे पहले नंबर पर है वत्स। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। दूसरे नंबर पर है सूरसेन। सूरसेन की राजधानी मथुरा। तीसरे नंबर पर है चैदी। चैदी की राजधानी सुक्तिमती। और चौथे नंबर पर है कौशल। कौशल की राजधानी है जो श्रावस्ती। तो डी, सी, बी और ए नंबर ऑप्शन। कौशल की दो राजधानियां थी, उत्तरी कौशल की श्रावस्ती और दक्षिणी कौशल की कुशावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध के किस शासक ने कौशल के शासक से दहेज में कांस्य प्राप्त किया। मगध के किस शासक ने कौशल के शासक से दहेज में कांस्य प्राप्त किया था। तो यह क्या था, बिंबिसार ने। बिंबिसार ने कौशल नरेश परसेनजीत की बहन महाकौशला से विवाह किया। श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाजनपद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। तो इस समय लोह युग आ गया था। तो हल के फाल जो लोहे के बनने लगे थे, यह सही है। धान के पौधों का रोपण शुरू किया गया। तो ए और ब दोनों ही, एक और दो दोनों सही है। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाजनपद काल में रोपे हुए धान के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। रोपे हुए धान के लिए कौन से शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। तो शाली, 6 नंबर ऑप्शन। शाली यानी रोपा हुआ धान। सुहली, हल चलाने योग्य क्षेत्र। अहली, हल चलाने के लिए अनुपयुक्त क्षेत्र। और साले, रोपा धान के लिए उपयुक्त भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के किस शासक को श्रेणिक भी कहा जाता है। मगध के कौन से शासक को श्रेणिक कहा जाता है। तो यह कहा जाता है बिंबिसार को। और यह कहा गया था जैन साहित्य के अंदर
जो बिंबिसार का श्रेणिक नाम मिलता है, यह जैन साहित्यों के अंदर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाजनपद काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाजनपद काल से संबंधित दो कथन दे रखे हैं। पहला कि प्राय उपज का 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता था, जिसे भाग कहते थे। तो जो टैक्स लिया जाता था, 1/6 भाग लिया जाता था और इसे भाग कहा जाता था, यह सही है। कारीगरों को श्रम के रूप में कर देना होता था। जैसे एक बुनकर, सोनार, लोहार आदि को माह में एक दिन राजा के लिए काम करना होता था। तो यह बात भी सही है, दोनों सत्य है, 6 नंबर ऑप्शन। इसके अलावा पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पादों के रूप में कर देना होता था। आखेटकों व संग्राहकों को भी जंगल में प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बौद्ध ग्रंथ में महाजनपदों की सूची में गांधार व कम्बोज के स्थान पर शिबी या शिव और दर्शन का नाम मिलता है? तो कौन से बौद्ध ग्रंथ के अंदर गांधार और कम्बोज की जगह जो शिव और दर्शन का नाम मिलता है? तो यह मिलता है महावस्तु में। शिबी पंजाब और दर्शन है जो मध्य भारत में। अंगुत्तर निकाय व भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। अंगुत्तर में 10 गणराज्यों का भी उल्लेख है। महावस्तु में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख है। तमिल ग्रंथ शिल्पदीकारक में 3 महाजनपद मगध, वत्स और अवंतिका का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा महाजनपद आधुनिक बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिलों में फैला हुआ है? कौन सा महाजनपद है जो आधुनिक बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिलों में फैला हुआ है? तो अंग महाजनपद। अंग आधुनिक मुंगेर और भागलपुर में फैला हुआ था। इसकी राजधानी चंपा थी, जिसे मालिनी भी कहते थे। गंगा व चंपा के संगम पर स्थित थी। 12वें जैन तीर्थंकर वासुपूज्य का जन्म चंपा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है माहिष्मती किस महाजनपद की राजधानी थी? माहिष्मती जो कौन से महाजनपद की राजधानी थी? तो यह थी अवंती की। ए नंबर ऑप्शन। अवंती महाजनपद, जिसे विंध्य पर्वतमाला दो भागों में विभाजित करती थी, की दो राजधानियां थी, उज्जैनी और माहिष्मती, दोनों मध्य प्रदेश में। वेत्रवती नदी या वेदवा इन दोनों राजधानियों के बीच में बहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौराणिक स्रोतों के अनुसार मगध का पहला राजवंश कौन सा था? तो पौराणिक स्रोतों में मगध का पहला राजवंश वृहदत्त था। पुराणों के अनुसार वृहदत्त ने इस वंश की स्थापना की, जो चेदी राजा वसु का पुत्र था। इसकी राजधानी वासुमती, गिरिवज्र या कुशाग्रपुर थी। जरासंध इस वंश का एक प्रमुख राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्यक वंश के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? हर्यक वंश के बारे में कौन सा कथन है जो गलत है? सबसे पहला है कि अजात शत्रु ने अजातशत्रु व कौशल नरेश प्रसेनजीत के बीच पहले युद्ध में प्रसेनजीत की हार हुई और उसे श्रावस्ती में शरण ली। तो यह बात सही है। इनके बीच दूसरे युद्ध में अजातशत्रु की हार हुई, यह भी सत्य है। दूसरे युद्ध उपरांत संधि के अनुसार प्रसेनजीत की बेटी वाजीरा का विवाह अजातशत्रु के साथ हुआ था, यह बात भी सत्य है। चौथा है कि उदयन ने कौशल को मगध में मिलाया था। तो कौशल को जो मगध में मिलाया था, या उदयन ने नहीं बल्कि अजातशत्रु ने प्रसेनजीत की मृत्यु के बाद कौशल को मगध में मिलाया था। तो कौशल को जो मगध में मिलाया था, यह अजातशत्रु ने मिलाया था, ना कि उदयन ने। तो द नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शासक मगध का शासक बनने से पहले चंपा का गवर्नर था? तो था उदयन। अजातशत्रु और उदयन दोनों ही शासक बनने से पहले चंपा के गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित महाजनपदों में कौन सा महाजनपद कर्ण या संघ थे? तो कौन कौन से महाजनपद है जो कर्ण या संघ थे? तो इसमें जो मल और वज्जिया ये दोनों संघ या कर्ण थे। काशी, कुरु और चैद्य जो ये इनमें राजतंत्रात्मक थे, गणतंत्र नहीं थे। 16 महाजनपदों में से केवल 2 गणतंत्रात्मक थे, वज्जी और मल। 16 में से 10 महाजनपद गंगा घाटी में स्थित थे। वज्जी और मल, वज्जी जो है इसके अंदर 8 गण शामिल थे। वज्जी में 8 गण शामिल थे और मल जो आरंभ में राजतंत्र थे, आरंभ में राजतंत्र थे।
और औरकाक जो है यहाँ का एक राजा का नाम मिलता है औरकाक। लेकिन बाद में ये जो ये गणतंत्रात्मक राज्य हो गए थे। तो मल्ल आरंभ में राजतंत्रात्मक थे, उसके पश्चात गणतंत्रात्मक हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से वैशाली किसकी या किन की राजधानी थी? वैशाली किसकी राजधानी थी? तो वैशाली वज्जी संघ की राजधानी थी और लिच्छवी संघ की राजधानी थी। वज्जी संघ और लिच्छवी संघ 1 और 3। वैशाली लिच्छवी गणराज्य के साथ साथ संपूर्ण वज्जी संघ की राजधानी थी। वज्जी 8 राज्यों का एक संघ था। सुमंगल विलासिनी में वज्जियों के लिए अष्टकुलिक शब्द लिखा गया है। ये जो वज्जी संघ के जो 8 राज्य थे, इनमें थे वज्जी, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, कुंडलग्राम के ज्ञात्रक, उग्र, भोग, इक्ष्वाकु और कौरव। ये जो 8 है जो इस वज्जी राज्य में वज्जी संघ में 8 राज्य शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम पाटलिग्राम की अंत शक्ति को पहचाना, जो कालांतर में मगध की राजधानी के रूप में विकसित हुई? अजातशत्रु। अजातशत्रु ने इसकी अंत शक्ति को पहचाना और उदयन ने राजधानी के रूप में विकसित कर राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस महाजनपद से यूनानियों के खिलाफ लड़ने वाली फारसी सेना को सैनिकों और सामग्री की आपूर्ति होती थी? कौन से महाजनपद से यूनानियों के खिलाफ लड़ने वाली फारसी सेना को सैनिकों और सामग्री की आपूर्ति होती थी? तो यह होती थी गांधार से। वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर रावलपिंडी इलाके में स्थित गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी, जबकि कंबोज हजारा और राजौरी इलाके में फैला हुआ था। कंबोज सर्वाधिक उत्तर पश्चिम में स्थित था, अंग सबसे पूर्व में, जबकि दक्षिणतम अस्मक था। ऋग्वेद में गांधार की उत्कृष्ट ऊन और यास्क के निरुक्त में कंबोज के कमलों का उल्लेख है। कंबोज की राजधानी राजपुरा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन स्रोतों के अनुसार अजातशत्रु भगवान महावीर के किन किन स्थानों पर मिला? तो अजातशत्रु जो महावीर स्वामी से कौन कौन से स्थानों पर मिला था? तो यह मिला था चंपा में और वैशाली में। 1 और 3, 6 नंबर ऑप्शन। महात्मा बुद्ध व अजातशत्रु की मुलाकात का दृश्य किस स्तूप पर दर्शाया गया? भरूत स्तूप पर। भरूत स्तूप के पश्चिमी द्वार पर प्राकृत में अजातशत्रु भगवतो वंदते अंकित है। इसी भरूत स्तूप पर कौशल नरेश प्रसेनजीत व बुद्ध की मुलाकात को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नगर का एक प्राचीन नाम कुसुमपुर था? कौन से नगर का जो प्राचीन नाम कुसुमपुर था? तो यह था पटना का। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवंती के शासक चंड प्रद्योत के पांडु रोग को ठीक करने वाला जीवक किस शासक का राज्यव्यय था? तो जो जीवक है यह कौन से शासक का राज्यव्यय था? तो यह था बिंबिसार का। जीवक बिंबिसार का राज्यवेद था, जिसे शिक्षा प्रदान करने के लिए तक्षशिला भी भेजा गया। उसे महात्मा बुद्ध व संघ का चिकित्सक भी नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान राज्यों में से किसमें सर्वाधिक महाजनपद स्थित है? भारत के वर्तमान राज्यों में से किसमें जो सर्वाधिक महाजनपद स्थित थे? तो यह थे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद, उसमें गंगा घाटी में 10 महाजनपद स्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद राजस्थान में स्थित था? राजस्थान में कौन सा महाजनपद था? तो यह था मत्स्य महाजनपद, जिसकी राजधानी विराटनगर थी, जो जयपुर के आसपास का क्षेत्र था। यह महाजनपद भरतपुर, अलवर, जयपुर में फैला हुआ था। पहले यह सिद्दी महाजनपद के अधीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा महाजनपद कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट था? कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट कौन सा महाजनपद था? अवंती। मालवा क्षेत्र में स्थित इस महाजनपद की 2 राज्य राजधानियां थी, उज्जैनी और माहिष्मती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि अधिकांश महाजनपदों की राजधानियों की किलेबंदी की जाती थी।
तो महाजनपदों की राजधानियों की किलेबंदी की जाती थी, यह बात सही है। कुछ स्थानों पर सैनिकों को आहत सिक्कों के रूप में वेतन मिलता था, तो यह बात भी सही है। दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकपण जातक के अनुसार लिच्छवी गणराज्य की केंद्रीय समिति में राजाओं की संख्या कितनी थी? एकपण जातक के अनुसार लिच्छवी गणराज्य की केंद्रीय समिति में राजाओं की संख्या कितनी थी? तो यह थी 7,707। संस्थागार या केंद्रीय समिति में लिच्छवी गणराज्य में ये शक्ति निहित होती है। इस समिति के सभी सदस्य राजा कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से महाजनपद की राजधानी सूती व रेशमी वस्त्र उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र थी? कौन से महाजनपद की राजधानी जो सूती और रेशमी वस्त्र के उद्योग का महत्वपूर्ण थी केंद्र थी? तो यह था काशी। काशी की राजधानी वाराणसी। यह वस्त्र उद्योग व घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध स्थल था। 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन काशी के ही राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाक्यों व कोल्यों के मध्य किस नदी के जल के बंटवारे के लिए विवाद था? शाक्यों और कोल्यों के मध्य कौन सी नदी के जल के बंटवारे के लिए विवाद था? तो यह था रोहिणी नदी के जल के बंटवारे के लिए। लिच्छवी गणराज्य की केंद्रीय समिति सभागार को कहा जाता था। लिच्छवी गणराज्य की केंद्रीय समिति सभागार को क्या कहा जाता था? संस्थागार। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध के समय वत्स का शासक कौन था? महात्मा बुद्ध के समय वत्स का शासक कौन था? उदयन। बे नंबर ऑप्शन। परसेनजीत महात्मा बुद्ध के समय कौशल का राजा था। ब्रह्मदत्त काशी का राजा था। उसने कौशल पर आक्रमण कर उसे काशी में मिला लिया था। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक, मगध का वास्तविक संस्थापक था। उदयन वत्स का शासक था। कौशाम्बी इनकी राजधानी थी। विष्णु पुराण के अनुसार हस्तिनापुर के राजा नीचक्षु ने कौशाम्बी को राजधानी बनाया। जब हस्तिनापुर गंगा के प्रवाह में बह गया था। स्वप्न वासोदत्ता वृहत कथा मंजरी कथा सरित सागर से पता चलता है कि वत्सराज उदयन का एक विवाह मगध के राजा दर्शक की बहन पद्मावती से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस महाजनपद की राजधानी को प्राचीन काल में मालिनी कहा जाता था? तो मालिनी जो कौन से महाजनपद की राजधानी को कहा जाता था? तो यह कहा जाता था अंग की राजधानी को। अंग की राजधानी चंपा को कहा जाता था मालिनी। महापरिनिर्वाण सूत्र में 6 महानगरों चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी और काशी का उल्लेख है। चंपा का स्थापत्यकार महागोविंद था। महागोविंद ने ही राजगृह के निर्माण में योगदान दिया था। कृष्ण के हाथों मारा जाने वाला शिशुपाल किस महाजनपद का शासक था? कृष्ण के हाथों मारे जाने वाला शिशुपाल कौन से महाजनपद का शासक था? तो यह था सैदी का। यमुना के किनारे स्थित आधुनिक बुंदेलखंड का इलाका सेदी महाजनपद था। इसकी राजधानी सुक्तिमती या सोतिमती थी। इस महाजनपद का उल्लेख ऋग्वेद व महाभारत में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकांश महाजनपदों का उदय हुआ। अधिकांश महाजनपदों का उदय कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था गंगा के मैदानी भागों में। बे नंबर ऑप्शन। गंगा के मैदानी भाग में एक तो सपाट मैदानी भाग है जिससे खेती करना आसान है। नदी द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी व पर्याप्त वर्षा के कारण कृषि से समृद्ध था। विस्तार और एकीकरण के लिए यह आदर्श भूमि है। पर्याप्त वन संपदा थी। जंगलों में हाथी उपलब्ध थे। यातायात के लिए नदी मार्ग था। बिहार झारखंड के इलाके में लोहे की उपलब्धता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाजनपद काल में कन्नौज किस जनपद का हिस्सा था? महाजनपद काल में कन्नौज है जो कौन से जनपद का हिस्सा था? तो यह था पांचाल का। पांचाल जनपद के दो भाग थे, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। कन्नौज का प्रसिद्ध नगर पांचाल प्रदेश में ही स्थित था। अधिकांश पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस जनपद के अंतर्गत आता था। हिमालय की तलहटी से लेकर दक्षिण में चंबल नदी तक
और पश्चिम में कुरु और पूर्व में कौशल जनपद इसकी सीमाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मगध के किस शासक ने सर्वछत्रांतक, एक राट व एक छत्र की उपाधि धारण की थी? तो सर्वछत्रांतक, एक राट और एक छत्र की उपाधि धारण करने वाले मगध के शासक कौन थे? तो वह थे नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद। महापद्म नंद को पुराणों में सर्वछत्रांतक, समस्त क्षत्रियों का नाशक कहा गया। उसने एक छत्र व एक राट की उपाधि धारण की। इसे द्वितीय परशुराम भी कहा जाता है। महापद्म नंद को नंद वंश का संस्थापक माना जाता है। कई विद्वान मानते हैं कि नंद वंश की स्थापना महानंदी ने की थी, जिसका महापद्म नंद ने वध कर दिया, जैसा झा एंड श्रीमाली की प्राचीन भारत का इतिहास। जबकि कई विद्वानों ने महानंदिन या नंदीवर्धन को शिशुनाग वंश का अंतिम शासक माना है। इसके अलावा महापद्म नंद को उग्रसेन, महामध्यपति, एप्रो परशुराम भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपद काल में जेठक या जेठाक किसे कहा जाता है? जेठाक किसे कहा गया? श्रेणी के मुखिया को। बे नंबर ऑप्शन। श्रेणी या गिल्ड के मुखिया को जेठक कहते हैं। जैसे फूलों की माला, हार बनाने वाली श्रेणी का मुखिया मालाकार जेठक, बढ़ई का काम करने वाली श्रेणी का मुखिया बड़की या वधिक जेठक, कभी श्रेष्ठी या सेठी भी श्रेणी का मुखिया होता था। श्रेष्ठी कई बार महाजन का काम करते थे और बहुधा व्यापारिक श्रेणियों के भी मुखिया होते थे। गांव में गृहपतियों का वही स्थान था जो श्रेष्ठियों का नगरों में था। गांव में उर्वरा भूमि का बड़ा भाग गृहपति या गृहपति के पास होता था। गृहपति मेंढक के बारे में बौद्ध साहित्य में यह विवरण आया है कि वह एक सेना को वेतन देता था और गौतम गौतम बुद्ध तथा बौद्ध संघ की सेवा के लिए उसने 1250 गायों के झुंड भेंट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा बनने से पहले शिशुनाग कहाँ का गवर्नर था? राजा बनने से पहले शिशुनाग कहाँ का गवर्नर था? बनारस का। बे नंबर ऑप्शन। राजा बनने से पहले वह एक अमात्य और बनारस का गवर्नर था। उसने वैशाली नगर की पुनर्स्थापना की और इसे अपनी दूसरी राजधानी बनाया और बाद में प्रधान राजधानी के रूप में वैशाली ने पाटलिपुत्र का स्थान ले लिया। शिशुनाग 412 से 344 ईसा पूर्व के बाद कालाशोक, जो 344 से 324 ईसा पूर्व में शासन किया था, ने वापस पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि पुष्कर सारिन गांधार महाजनपद का राजा था। पुष्कर सारिन जो गांधार महाजनपद का राजा था, तो यह बात सही है। दूसरा कि पुष्कर सारिन ने अवंती के शासक चंड प्रद्योत को पराजित किया था, तो यह बात भी सही है। दोनों सही। 6 नंबर ऑप्शन। गांधार महाजनपद गांधार महाजनपद आधुनिक पेशावर तथा रावलपिंडी के इलाके में स्थित था। इसकी राजधानी तक्षशिला प्राचीन काल में विद्या और व्यापार का प्रमुख केंद्र थी। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में यहाँ के राजा पुष्कर सारिन या पुकुसाती ने अवंती के राजा चंड प्रद्योत को हराया। गुणाढ़ की वृत्त कथा में भी इसका विवरण है। मगध के शासक मगध के साथ उसके अच्छे संबंध थे। वहां वो अपने राजदूत वहां उसने अपना राजदूत तथा बिंबिसार के नाम पत्र भी भेजा था। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार वह पैदल ही बुद्ध के दर्शन करने के लिए निकल पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजात शत्रु और उसके शासनकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला कि जैन ग्रंथों के अनुसार वह पितृहंता था। तो अजात शत्रु को जो पितृहंता बताया था, यह जैन ग्रंथों ने नहीं बल्कि बौद्ध ग्रंथों ने बताया था। तो पहला ही ऑप्शन इसका गलत होगा। दूसरा है कि बिंबिसार की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी कौशल देवी की भी पति के वियोग में मृत्यु हो गई थी, तो यह बात सही है। तीसरा है कि कौशल देवी के भाई प्रसेनजीत ने दहेज में दिए गए काशी पर पुनः अधिकार कर लिया। दोनों पक्षों में संधि हुई और प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजात शत्रु से कर दिया, तो यह बात भी सत्य है। ए नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या करवाई थी, जबकि जैन ग्रंथ उसे
अपने पिता का हत्यारा नहीं मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जैन ग्रंथ में लिखा है कि अजात शत्रु के हाथों 9 लिच्छवी, 9 मल्ल तथा काशी कौशल के 18 गणराज्य नष्ट हुए थे। तो यह बात कौन से जैन ग्रंथ में मिलती है? तो यह मिलती है निर्यावली सूत के अंदर। निर्यावली सूत, इस रचना में चेटक द्वारा अजात शत्रु के विरुद्ध काशी और कौशल के साथ मिलकर संघ बनाने का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजातशत्रु के समय मगध और वज्जी के बीच हुए युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अजातशत्रु के समय मगध और वज्जी के बीच हुए युद्ध के संबंध में कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? पहला है कि अजातशत्रु के समय मगध और वज्जी संघ के बीच 20 वर्षों तक संघर्ष चला था। तो यह संघर्ष 20 वर्षों तक नहीं बल्कि यह संघर्ष चला था 16 वर्षों तक। तो पहला ही ऑप्शन इसका गलत होगा। दूसरा कि इस युद्ध में अजातशत्रु ने रथ मुसल और महाशिला कंटक नामक 2 नए युद्ध यंत्रों का प्रयोग किया था। तो यह बात है जो बिल्कुल सही है। तीसरा कि आजीविक संप्रदाय के मखली गोसाल ने इस युद्ध को देखा था और इसी समय उनकी मृत्यु हुई थी। यह बात भी सत्य है। चौथा कि जैन ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु ने 36 गणराज्यों को परास्त या नष्ट किया था। तो यह बात भी सत्य है। ए नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। वज्जियों के बारे में महात्मा बुद्ध ने कहा है कि उन्हें तब तक कोई नहीं हरा सकेगा जब तक वे संगठित रहेंगे, बड़ों का आदर करते रहेंगे इत्यादि। अटकथा में लिखा है कि अजातशत्रु ने अपने प्रशासकों वस्कार व सुनिहित की सहायता से कूटनीति, उपलापन व भेद नीति मिथु भेद का प्रयोग करके वज्जी लिच्छवियों की एकता नष्ट कर दी। जैन कथाओं के अनुसार अजातशत्रु ने इस युद्ध में 2 नए अस्त्रों की खोज की थी, रथ मुसल और महाशिला कंटक। मगध और वज्जी के मध्य 16 वर्षों तक संघर्ष चला। मखली गोसाल ने चलते हुए युद्ध देखा गया। इसी समय मखली गोसाल की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में नंद राजवंश का उल्लेख है? कौन से बौद्ध ग्रंथ के अंदर नंद राजवंश का उल्लेख है? तो यह मिलिंदपनो में नंद वंश का उल्लेख है। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में 2 बार नंदराज का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवनंद देहरा नगर जो महापद्म नंद की दक्षिणी विजय का सूचक है किस नदी के तट पर स्थित है? नवनंद देहरा जो कौन सी नदी के तट पर है? तो यह गोदावरी नदी। ए नंबर ऑप्शन। महापद्म नंद द्वारा परास्त किए गए इलाकों में अस्मक भी था, जहां गोदावरी के निकट नवनंद देहरा नांदेड़ उनकी इस इलाके में विजय का सूचक है। इसके अलावा महापद्म नंद ने अवध के इलाके के इक्ष्वाकु वंश का उन्मूलन किया। सोमदेव की कथा सरित सागर में अयोध्या के निकट नंदों के सैन्य शिविर होने का उल्लेख है। पांचाल, कासई, हेय, कुरु, मैथिल, सूरसेन, वितिहोत्र व कलिंग पर भी महापद्म नंद ने विजय प्राप्त की। इन सभी विजयों का उल्लेख मत्स्य पुराण में है। मैसूर से प्राप्त एक अभिलेख में कुंतल राज्य पर नंदों की विजय का उल्लेख मिलता है। विदुभ किसका पुत्र था? विदुभ जो किसका पुत्र था? तो यह पुत्र था प्रसेनजीत का। बौद्ध स्रोतों में एक कथा प्रचलित है कि कौशल का राजा प्रसेनजीत एक बार शाक्यों से मिलने गया। वहां उन्होंने प्रसेनजीत की एक शाक्य राजकुमारी से विवाह की पेशकश को स्वीकार न करते हुए शाक्यों के एक मुखिया महानमा या महानमक द्वारा एक दास बनाई गई महिला की बेटी वासवतके से षड्यंत्र पूर्वक विवाह करवा दिया। लड़की की मां के निम्न कुल की बात छिपा ली गई। वह कौशल की रानी बनी और उसने विदुप नाम के पुत्र और वजीरा नाम की पुत्री को जन्म दिया। बाद में जब परसेनजीत को इसकी सच्चाई पता चली तो उसने अपने पत्नी और पुत्र को बहिष्कृत कर दिया। बुद्ध ने उसे समझाया कि पुत्र की पहचान समाज में पिता से होती है। बुद्ध की मध्यस्थता से विदुप को उत्तराधिकार मिला। ऐसा विवरण मिलता है कि जब प्रसेनजीत के प्रधानमंत्री दीर्घचारण ने विद्रोह कर दिया तो विदुप को गद्दी पर बैठाया तो प्रसेनजीत मदद मांगने हेतु अजात शत्रु के पास गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। इसी विदुप ने
इसी विदुप ने अपने पिता के साथ हुए इस छल का बदला लेने के लिए अ, अम्बरीश की सहायता से, अम्बरीश नाम के व्यक्ति की सहायता से कपिल वस्तु को नष्ट कर दिया था और वापस आते वक्त जो इसके ताप्ती नदी में ताप्ती नदी में बाढ़ की वजह से इसकी डूबकर मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग का शासक जिसे बिंबिसार ने परास्त किया। अंग का शासक जिसे बिंबिसार ने परास्त किया था, तो बिंबिसार ने अंग के शासक ब्रह्मदत्त को परास्त किया था। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। चंपा को पुराणों में मालिनी कहा गया है। इसके अलावा इसे वणिकों का निवास भी कहा जाता है। यहाँ का शासक दधिवाहन महावीर को मानता था। अंग के एक शासक का नाम ब्रह्मदत्त था, जिसे अजात शत्रु ने परास्त किया। डॉक्टर एच.सी. राय चौधरी ने लिखा है कि बिंबिसार की अंग विजय से मगध के उस विजय एवं विस्तार की नीति शुरू हुई जो अशोक अशोक की कलिंग विजय पर समाप्त हुई। बिंबिसार के पिता का नाम दीपवंश में बोधिस्व मत्स्य पुराण में क्षेत्रोजस मिलता है। संभवतः भट्टिय भी बिंबिसार के पिता का ही नाम था। वह अंग नरेश ब्रह्मदत्त के से परास्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंद शासकों की अपार धन संपत्ति का उल्लेख किस संगम कालीन कवि ने किया है। तो कौन से का कवि ने जो नंद शासकों की अपार धन संपत्ति का उल्लेख किया है, तो यह उल्लेख किया है मामूलनार ने। मामूलनार ने जो इसका उल्लेख किया है। संगम कालीन कवि मामूलनार व चीनी यात्री हवेनसांग ने नंदों की अपार संपत्ति की जानकारी दी है। हवेनसांग ने नंद शासक के 5 खजानों में 7 प्रकार के बहुमूल्य जवाहरात की जानकारी दी है। दीपवंश व महावंश के अनुसार धनानंद ने 80 करोड़ की धनराशि एक गुफा में छिपा कर रखी थी। जेनोफोन ने भी धनानंद को बहुत धनवान व्यक्ति बताया। नंदों ने साइबेरिया से सोना मंगवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समस्त क्षत्रियों का विनाश करने में महापद्म नंद की सहायता करने वाला जैन मंत्री कौन था। समस्त क्षत्रियों का विनाश करने में महापद्म नंद की सहायता करने वाला जैन मंत्री कौन था, तो यह था कल्प। महापद्म नंद का जैन मंत्री कल्प था, जिसकी सहायता से उसने क्षत्रियों का विनाश किया। धनानंद का जैन मंत्री शाकटाल था। उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटे स्थूलभद्र को मंत्री बनाया गया, लेकिन वह जैन भिक्षु बन गया। फिर स्थूलभद्र के भाई श्रीयक को मंत्री बनाया। यह प्रतीत होता है कि नंदों के अधीन मंत्री पद जो वंशानुगत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंद वंश के शासकों द्वारा शुरू की गई नंदो प्राकर्माणी मानानी क्या थी। प्राकर्मण मानानी क्या थी, तो यह थी माप तोल की एक नई प्रणाली थी। नंद शासकों ने माप तोल की एक नई प्रणाली नंदो नंदो नंदोपकर्माणी मानानी शुरू की। इसकी जानकारी अष्टाध्यायी में मिलती है। इसके अलावा कलिंग ओडिशा में सिंचाई व्यवस्था शुरू करने का कार्य भी नंद शासकों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वंश ने सर्वप्रथम वृहत मगध साम्राज्य की स्थापना की। सर्वप्रथम किसने वृहत मगध साम्राज्य की स्थापना की थी, तो यह की थी नंद वंश ने। नंद वंश को भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता, प्रथम वृहत मगध साम्राज्य के स्थापनाकर्ता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी, वैशाली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पुस्तक में काकवण के राजधानी के समीप घूमते वक्त किसी व्यक्ति द्वारा गले में छुरा घोंपकर हत्या किए जाने का उल्लेख है, तो यह उल्लेख हमें मिलता है हर्षचरित के अंदर। हर्षचरित द नंबर ऑप्शन काला शोक या काकवण 394 से 366 ईसा पूर्व तक शासन किया था। के शासन के 10वें वर्ष में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। महापद्म नंदन द्वारा उसकी हत्या का उल्लेख बाणभट्ट के हर्षचरित में किया गया है। कर्टियस ने भी इस घटना के बारे में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि महावंश टीका के अनुसार शिशुनाग का जन्म वैशाली के एक लिच्छवी राजा और एक वेश्या से हुआ था।
शिशुनाग का जन्म जो वैशाली के एक लिच्छवी राजा और एक वेश्या से हुआ था, यह सही है। पुराणों में शिशुनाग को क्षत्रिय कहा गया, यह बात भी सही है। तो दोनों सत्य है, 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालाशोक के संबंध में कौन से कथन सत्य है। पहला है कि पुराणों में इसे काकवण कहा गया, पुराणों में जो इसे काकवण कहा गया, और इसको जो जैन वो सिंहली अनुश्रुति के अंदर जो कालाशोक कहा गया था, उसे उसके काल में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, उसने अपनी राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। तो तीनों ही ऑप्शन इसके राइट होंगे, 1 2 3। महाबोधि वंश के अनुसार उसके 10 पुत्र थे और नंदीवर्धन या महानंदिन इस वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाथी गुफा अभिलेख में मगध के किस शासक के आक्रमण करने और वहां एक नहर निर्माण करवाने का उल्लेख है। हाथी गुफा अभिलेख में मगध के किस शासक के आक्रमण करने और वहां एक नहर निर्माण करवाने का उल्लेख है। तो यह महापद्मनंद। अभिलेख के अनुसार महापद्मनंद ने 2 बार कलिंग पर आक्रमण किया, 5वें और 12वें वर्ष में। 5वें वर्ष के आक्रमण के बाद उसने तंसुली नामक नहर खुदवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी का विषय क्या है। पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी का विषय क्या है। यह व्याकरण विषय से संबंधित है। अष्टाध्यायी में 40 जनपदों के नाम है, जिनमें 22 का विशेष रूप से उल्लेख है। सिंध, मगध, अस्मक, वज्जी, कलिंग, कमोज, भरत, योदेय व प्राच्य जनपद कहे जाने वाले राज्य का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन है। पहला कि महाबोधि वंश में महापद्मनंद को उग्रसेन कहा गया है, तो यह सत्य है। यूनानी लेखकों ने महापद्मनंद को अग्रमीज कहा। तो यूनानी लेखकों ने घनानंद के लिए अग्रमीज या जेंड्रमीज शब्द का उल्लेख किया था। तो यूनानी लेखकों ने जो अग्रमीज शब्द का उल्लेख किया था, यह घनानंद के लिए किया था, ना कि महापद्मनंद के लिए। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा, 1 नंबर इसका सही है। कथन 1 सही, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक के काल में बौद्ध धर्म स्थविर और महासंगिक भागों में बंट गया था। तो बौद्ध धर्म जो स्थविर और महासंगिक 2 भागों में किसके शासनकाल में बंटा था। तो यह बंटा था काकवण या कालाशोक। कालाशोक काकवण के काल में द्वितीय बौद्ध संगीति के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिशुनाग ने अवंती के किस शासक को पराजित किया। शिशुनाग ने अवंती के कौन से शासक को पराजित किया था। तो अवंती वर्धन। शिशुनाग ने अवंती के शासक अवंती वर्धन को हराकर अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लिया। इस तरह कहा जा सकता है कि शिशुनाग के काल में मगध की सीमा मालवा तक हो गई। पाटलिपुत्र से भड़ोच जाने वाले मार्ग से मगध की व्यापारिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस किस को महापद्मनंद ने पराजित किया था। तो महापद्मनंद ने किस किस को पराजित किया था। तो महापद्मनंद ने पराजित किया था इक्ष्वाकुओं को, कलिंग, अस्मक और पांचाल। इन चारों को जो महापद्मनंद के द्वारा पराजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध पर शासन करने वाला पहला गैर क्षत्रिय वंश कौन सा था। मगध पर शासन करने वाला पहला गैर क्षत्रिय वंश नंद वंश। पुराणों में महापद्मनंद को शूद्र माता के गर्भ से उत्पन्न शूद्रा गर्भोद्भव बताया गया है। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन में नापित पिता व गणिका की संतान बताया। यूनानी लेखन कर्टियस और डियोडोरस ने भी नाई बताया था। महावस्त्र टीका में उसे डाकुओं के गिरोह का मुखिया बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा यूनानी लेखक कालाशोक की हत्या का आरोप उसकी पत्नी पर लगाता है जो महापद्मनंद के प्रेम में थी। कौन सा यूनानी लेखक है जो कालाशोक की हत्या का आरोप उसकी पत्नी पर लगाता है जो महापद्मनंद के प्रेम में थी। तो डियोडोरस, बे नंबर ऑप्शन। कर्टियस भी कालाशोक की पत्नी और महापद्मनंद के प्रेम की जानकारी देता है, लेकिन वह हत्या का आरोपी महापद्मनंद को बताता है, जबकि डियोडोरस हत्या का आरोपी पत्नी को बताता है। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 बेटे थे। भद्रसेन, कोरंडवर्ण, मंगुर, सर्वज्ञ, जलिक, उभाक, संजय, कौरव्य, नंदीवर्धन और पंचामक।
कालाशोक के बाद उसके बेटों ने सम्मिलित रूप से 22 वर्ष तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि पाणिनि का जन्म सालातुर या सालातुल पाकिस्तान का जो क्षेत्र है सालातुल में हुआ था, तो पाणिनि का जन्म जो सालातुर में हुआ था यह सही है। वह नंद वंश के संस्थापक का मित्र था, तो पाणिनि जो महापद नंद का मित्र था, यह बात भी सही है। दोनों सही, 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन से कथन है जो सत्य है। पहला कि शिशुनाग ने वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। शिशुनाग ने वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था, यह सही है। शिशुनाग ने अवंती व वत्स को मगध में मिलाया, यह भी सत्य है। तीसरा कि शिशुनाग हर्यक वंश के अंतिम शासक नाग दशक के समय बनारस का गवर्नर था। शिशुनाग हर्यक वंश के अंतिम शासक नाग दशक के समय बनारस का गवर्नर था, तो तीनों ही ऑप्शन है जो इसके राइट होंगे। वत्स भी शिशुनाग के साम्राज्य में शामिल था, ले क्योंकि राजा प्रद्योत के समय वत्स का विलय अवंती में किया जा चुका था, अतः अवंती पर विजय के साथ ही वत्स भी उसके अधिकार में आ गया। भंडारकर का मत था कि कौशल भी इस समय अवध की अधीनता में आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से शासक द्वितीय बौद्ध संगीति के आयोजन से पहले के काल के हैं। कौन से शासक जो द्वितीय बौद्ध संगीति के आयोजन से पहले के काल के हैं, तो द्वितीय बौद्ध संगीति से आयोजन से पहले के काल के जो शासक है वो है अजातशत्रु उदयन और शिशुनाग। तो 1, 2 और 5 द नंबर। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के काल में हुई थी, अतः पुष्यमित्र शुंग का पुत्र अग्निमित्र और नंद वंश के संस्थापक महापद नंद दोनों बाद के काल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा यूनानी इतिहासकार नंद शासक घनानंद को बहुत धनाढ्य व्यक्ति बताता है। कौन सा यूनानी इतिहासकार है जो नंद शासक धनानंद को बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति बताता है, तो यह बताता है जेनोफोन, ए नंबर ऑप्शन। बौद्ध संस्कृत व तमिल ग्रंथों में भी उसकी अतुल्य संपत्ति की जानकारी मिलती है। दीपवंश व महावंश के अनुसार उसने 80 करोड़ की राशि एक गुफा में छिपाकर रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 संस्कृत विद्वानों को मुनित्रय कहा जाता है। निम्न में से कौन सा मुनित्रय में शामिल नहीं है। तो 3 संस्कृत के विद्वानों को मुनित्रय कहा गया है, वह पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन। इन तीनों का जो मुनित्रय कहा जाता है, बहुभूति इसमें शामिल नहीं है। लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की। पाणिनि के अष्टाध्यायी पर पतंजलि ने महाभाष्य नामक टीका लिखी। पतंजलि के महाभाष्य पर कात्यायन ने वार्तिक नामक ग्रंथ लिखा। इन तीनों को मुनित्रय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार के अनुसार नंद सेना में 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 अश्वारोही, 2,000 रथ और 3,000 से अधिक हाथी थे। तो यह बात किसके द्वारा कही गई है, तो यह बात कही है कर्टियस के द्वारा। कर्टियस के अनुसार जबकि भागवत पुराण में नंदराज की सेना में 10 पदम सैनिक होने की जानकारी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बसाड बिहार प्राचीन काल में था। बसाड या जो बिहार का क्षेत्र है प्राचीन काल में क्या था, तो यह प्राचीन काल में वैशाली था। वैशाली का जो प्राचीन नाम है यह बसाड या था। ए नंबर ऑप्शन। कुशाग्रपुर किस महाजनपद की राजधानी थी। कुशाग्रपुर है जो मगध की राजधानी थी। मगध की प्रारंभिक राजधानी कुशाग्रपुर गिरिवज्र थी। बिंबिसार ने राजगृह और उदय ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भास की किस रचना ने चंड प्रद्योत के 2 बेटों पालक और गोपाल का उल्लेख किया है। भास की कौन सी रचना में चंड प्रद्योत के 2 बेटों पालक और गोपाल का उल्लेख मिलता है, तो यह मिलता है प्रतिज्ञा योग धरायण में। अवंती के राजा प्रद्योत जिसे महावग में चंड प्रद्योत कहा गया के 2 बेटे पालक और गोपाल की जानकारी भास के नाटक प्रतिज्ञा योग धरायण में मिलती है। कथा सरित सागर के अनुसार गोपाल ने अपने भाई पालक के लिए राज्य त्याग दिया, किंतु बाद में गोपाल के पुत्र आर्यक ने पालक से सत्ता छीन ली। परिशिष्ट पर्वन के अनुसार आर्यक ने वत्स पर आक्रमण कर कौशाम्बी पर अधिकार कर लिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवंती के शासक चंड प्रद्योत ने किसके प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया? अवंती के शासक चंड प्रद्योत ने किसके प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो महाकात्यायन। चंड प्रद्योत के बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के परिणाम स्वरूप अवंती बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से पता चलता है कि पाणिनि और वररुचि नंदों के समकालीन थे? कौन से ग्रंथ से पता चलता है कि पाणिनि और वररुचि जो नंदों के समकालीन थे? तो यह जानकारी मिलती है वृहत कथा में। गुणाढ्य की वृहत कथा के अनुसार वर्ष उपवर्ष पाणिनि कात्यायन वररुचि जैसे विद्वान नंद शासकों के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक। द नंबर ऑप्शन। हर्यक वंश के शासकों का क्रम बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदियों ने मगध के यातायात, जल वितरण एवं जमीन को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? तो गंगा और सोन नदियों ने। मगध के निवासियों को अथर्ववेद में व्रात्य कहा गया। यह ब्राह्मणीय नियम परंपराओं का पालन नहीं करते थे। मगध और अंग दोनों का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में हुआ है। गंगा और इसकी सहायक नदी सोन का यहाँ के यातायात और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन से कथन है जो सत्य कथन है? सबसे पहला कि उत्तरी पांचाल की राजधानी कांपिल्य थी। तो उत्तरी पांचाल की राजधानी कांपिल्य नहीं थी, बल्कि उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र। तो उत्तरी पांचाल की जो राजधानी अहिछत्र थी। दक्षिणी पांचाल की राजधानी अहिछत्र नहीं बल्कि कांपिल्य थी। दक्षिणी उत्तरी कौशल की राजधानी कुशावती नहीं थी, श्रावस्ती थी। और दक्षिणी कौशल की जो राजधानी है यह कुशावती थी। तो इसमें सारे उल्टे दे रखे हैं, सारे ही ऑप्शन है जो गलत होंगे। एक भी इसमें सही नहीं है, सारे गलत है। 6 नंबर ऑप्शन। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र, दक्षिणी पांचाल की कांपिल्य, उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती और दक्षिणी कौशल की राजधानी कुशावस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवंती का मगध साम्राज्य में विलय किसने किया? अवंती का मगध साम्राज्य में विलय किया था शिशुनाग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद और उसकी राजधानी सुमेलित नहीं है? तो सबसे पहला अस्मक की राजधानी पोतन या पोटन सही है। दूसरा कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ यह भी सत्य है। तीसरा अंग की राजधानी चंपा यह भी सत्य है। चौथा चौथा चेदी की राजधानी जो कौशाम्बी नहीं है। कौशाम्बी जो राजधानी थी यह वत्स महाजनपद की थी। चेदी की जो राजधानी है सौथिवती या शक्तिमती राजधानी है। तो कौशाम्बी जो वत्स की राजधानी है, चेदी की राजधानी सौतिवती या शक्तिमती होगी। तो द नंबर ऑप्शन इसका असुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे रामायण में वासुमती कहा गया? रामायण में वासुमती किसे कहा गया? तो वासुमती कहा गया मगध को। मगध प्राचीन मगध राज्य मोटे तौर से आजकल के दक्षिणी बिहार के पटना और गया जिलों तक था। मगध राज्य के उत्तर में गंगा, पश्चिम में सोन नदी बहती थी, दक्षिण में विंध्याचल की पहाड़ियां थी तथा पूर्व में चंपा नदी थी जो अंग राज्य की राजधानी चंपा के समीप गंगा से मिलती थी। मगध की राजधानी गिरिवज्र या राजगृह थी जो गया के समीपवर्ती पहाड़ियों पर बसी थी। महावग में इस नगर को गिरिवज्र नगर कहा गया ताकि वह केकई राज्य के गिरिवज्र नगर से भिन्न माना जाए। महाभारत में इस नगर को केवल गिरिवज्र ही नहीं वरन राजगृह, वारदत्तपुर, मगधपुर भी कहा गया है। यह नगर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। रामायण में वासुमती नाम इस नगर का उल्लेख आया है। हवेनसांग ने अपने लेखों में इस नगर को कुशाग्रपुर कहा है। बौद्ध ग्रंथों में इस नगर का 7वां नाम बिंबिसारपुरी आया है। मगध का सर्वप्रथम जो उल्लेख है यह अथर्ववेद में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नगरों के उदय के लिए उत्तरदायी नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा कारण है जो 6ठी शताब्दी ईस्वी में नगरों के उदय के लिए उत्तरदायी नहीं था? तो धान की रोपाई की विधि, लौह उपकरणों का उपयोग
और व्यापारिक गतिविधियां, ये सारे इन नगरों के उदय के उत्तरदायी कारण थे। पशुपालन, पशुपालन जो पहले से चला आ रहा था। तो 6 नंबर ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाजनपद काल में परिसा क्या थी? महाजनपद काल में परिसा थी, क्या थी परिसा? तो यह एक परिषद थी। तत्कालीन स्वतंत्र गणराज्यों की मुख्य संस्था का नाम परिसा था। यह एक लोकप्रिय सभा होती थी जहां सभी बूढ़े व युवक एक दूसरे से मिलते थे, निर्णय लेते, उन्हें कार्यान्वित करते। जनता को सभा स्थल पर एकत्र करने के लिए एक सरकारी अफसर नगाड़ा बजाकर ऐलान करता था। पाली ग्रंथों में सभा स्थल को संथागार कहते हैं। सभापति सभा में प्रस्तावित कार्यक्रम सबके सामने रखता था और सदस्यगण अपने अपने विचार प्रकट करते थे। अंत में सर्वसम्मति से जो निर्णय होता वही मान्य होता। यदि कोई विवाद, जिसे संवाद भी कहते हैं, विवाद खड़ा हो जाता तो जो मामला मध्यस्थों के सुपुर्द कर दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाबोधि वंश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन कालाशोक का पुत्र नहीं था? कालाशोक का पुत्र इनमें से कौन सा नहीं था? तो नंदीवर्धन, उभाग और कोरंडवर्ण। महाबोधि वंश में जो कालाशोक के 10 पुत्रों का वर्णन मिलता है उसमें नंदीवर्धन, उभाग और कोरंडवर्ण का नाम आता है, उग्रसेन का नाम नहीं आता। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का सही क्रम क्या है? निम्नलिखित का सही क्रम क्या है? तो इसमें सबसे छोटी इकाई जन, जन के पश्चात जनपद, जनपद से बड़ा महाजनपद और महाजनपद से बड़ा साम्राज्य। तो जन, जनपद, महाजनपद और साम्राज्य। 2 4 3 1 द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावग के अनुसार बिंबिसार की रानियों की संख्या कितनी थी? तो महावग ग्रंथ में बिंबिसार के जो 500 रानियों का उल्लेख किया गया है। महावग के अनुसार बिंबिसार की 500 रानियां थी। उसके अधीनता में 80,000 गांव थे। बौद्ध ग्रंथों में बिंबिसार का राज्य 300 योजन बताया गया, जिसे अजातशत्रु ने बढ़ाकर 500 योजन कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कौशल नरेश प्रसेनजीत का मंत्री नहीं था? इनमें से कौन है जो कौशल नरेश प्रसेनजीत का मंत्री नहीं था? तो मगधर, मृगधर, दीर्घचारण और श्रीवर्ध, ये तीनों प्रसेनजीत के मंत्री थे। वहीं बंधुल या बंधुला को प्रसेनजीत ने सेनापति नियुक्त किया था। तो बंधुल जो ये प्रसेनजीत का सेनापति था, ना कि मंत्री। काल जुन्हे श्रीवृद्ध या श्रीवृद्ध, दीर्घचारण, उग मजब, ये मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उकट्ठा, कितागिरी व सेतव्य किस महाजनपद के प्रमुख नगर थे? उकट्ठा, कितागिरी और सेतव्य जो कौन से महाजनपद के प्रमुख नगर थे? तो कौशल महाजनपद। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाजनपद काल के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर 2 सूचियां दे रखी है जिनको सुमेलित करना है। कुछ शब्दावलियां हैं। सबसे पहले शोक जयिक। शोक जयिक क्या था? तो शोक जयिक जादूगर को कहा गया। दूसरे नंबर पर है कुंभ थुनिक। कुंभ थुनिक क्या था? तो कुंभ थुनिक था नगाड़ा बजाने वाला, नगाड़ा बजाने वाला कुंभ थुनिक। तीसरे नंबर पर है इक्का खानिक। एक खानिक क्या था? तो एक खानिक था महिला भविष्य वक्ता। और चौथे नंबर पर है पालकंड। पालकंड था बढ़ई। ए नंबर ऑप्शन। तो डी, सी, बी और ए नंबर ऑप्शन। नगरीय व्यवसायों में वैद्य, सलकत, सलकत यानी कि शल्य चिकित्सक तथा लेखाकार भी सम्मिलित थे। नट, कलाकार या रंगकर्मी, नाटक, नर्तक, शोकजयिक, शोकजयिक जो जादूगर, लाधिक, लाधिक जो नट, कुंभधुनिक, कुंभधुनिक, कुंभधुनिक जो नगाड़ा बजाने वाले, एक कहानिक जो महिला भविष्यवक्ता इत्यादि की चर्चा की गई है। उस समय लगने वाले उत्सवों को समाज कहा जाता था। गणिका यानी सुसंस्कृत नगर वधु और वेशी अथवा सामान्य वेश्या का उल्लेख भी किया गया है। यानकार, दंतकार, हाथी दांत की वस्तु बनाने वाला, कर्मकार, धातु का काम करने वाले, स्वर्णकार, कोशियकार, रेशम का काम करने वाले, पालखंड, बढ़ई, सूचीकार, सुई बनाने वाले, नलकार और
मालाकार तथा कुंभकार प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध के निम्नलिखित शासक वंशों का सही कालक्रम क्या है। तो इनमें कौन कौन से वंश जो इनका कालक्रम बताना है। तो इसमें जो सबसे पहला जो वंश है, सबसे पहला वंश है हर्यक वंश। हर्यक वंश से भी पहले वंश था वृहदत्त वंश। वृहदत्त वंश के पश्चात हर्यक वंश आया था। तो इन 500 में सबसे पहले आएगा हर्यक वंश। हर्यक वंश के पश्चात दूसरे नंबर पर जो शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश। नंदों के बाद मौर्य और मौर्यों के बाद जो शुंग। तो हर्यक वंश के पश्चात शिशुनाग, फिर नंद, नंद के पश्चात मौर्य और फिर होगा शुंग वंश। तो 2 4 5 1 3 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध की राजधानी राजगृह का वास्तुकार कौन था। मगध की राजधानी राजगृह का वास्तुकार कौन था। तो महागोविंद। राजा पर, जो राजा थे पर किस महाजनपद से संबंधित है। तो जो पर राजा थे यह कौशल महाजनपद से संबंधित राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नगर को एक प्राकृत ग्रंथ में किस नगर को जो प्राकृत ग्रंथ में वन्यगामा कहा गया। वन्यगामा जो कौन से नगर को कहा गया, तो यह कहा गया चंपा को। भागलपुर के निकट चंपा नगर को प्राकृत ग्रंथ में वन्यगामा कहा गया, जिसका अर्थ व्यापारियों की बस्ती है। कुछ स्थान कारीगरों के केंद्र थे। वैशाली के सदलपुर के में कुम्हारों की 500 दुकानें थी। कारीगरों और व्यापारियों को उनके प्रमुखों के अधीन संघ में संगठित किया गया था। कारीगरों के 18 संघ के बारे में उल्लेख मिले हैं, इनमें किंतु इनमें केवल लोहार, बढ़ई, चर्मकार और चित्रकारों का उल्लेख है। कारीगर और व्यापारी दोनों नगरों के खास भाग रहते थे। वाराणसी में वेश्या या व्यापारी मार्ग और हाथी दांत श्रमिक मार्ग के बारे में जानकारी मिलती है। इस तरह संघ व्यवस्था और स्थानीयकरण के सुदृढ़ीकरण से शिल्प में विशेषज्ञता विकसित हुई। सामान्यतः कारीगरी आनुवांशिक थे और बेटे अपने पिता से पारिवारिक पेशा सीखते थे। श्रावस्ती नगर कौशाम्बी और वाराणसी दोनों से जुड़ा हुआ था। बुद्ध काल में श्रावस्ती व्यापार का एक मुख्य केंद्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य कथन क्या है। श्रेणी व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन है जो असत्य है। तो पहला कि श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन होता था। दूसरा उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत श्रेणी द्वारा निर्धारित होती थी। तो ए और बी दोनों सही है। तीसरा कि श्रेणी अपने सदस्यों के लिए आचरण पर नियंत्रण रखती थी, यह भी सत्य है। चौथा कि श्रेणी व्यवस्था सिर्फ उत्तर भारत में प्रचलित थी। तो श्रेणी व्यवस्था सिर्फ उत्तर भारत में नहीं बल्कि दक्षिण भारत में भी प्रचलित थी। द नंबर ऑप्शन इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन पुष्कलावती की वर्तमान में किस स्थान से पहचान की जाती है। प्राचीन पुष्कलावती जो वर्तमान में चार सदा का जो स्थान है यह प्राचीन पुष्कलावती का क्षेत्र था। उत्तर पश्चिम के दो बड़े नगर चारसदा और तक्षशिला हिंदू कुश पर्वतमाला के पार जाने वाले व्यापारिक मार्गों के केंद्रों में पड़ते थे। 5वीं शताब्दी सामान्य संवत पूर्व में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में अखमनी शासकों के नियंत्रण में था और बाद में यह क्षेत्र सिकंदर के प्रभाव में आया। चारसदा जरसाद ही प्राचीन पुष्कलावती गांधार महाजनपद में नगर था। ऐसी मान्यता है कि इस नगर की स्थापना राम के भाई भरत के पुत्र पुष्कर के द्वारा की गई थी। यूनानी वृत्तांतों में इस नगर को प्यूस लावटिस और प्रोक्लेस कहा गया है। एरियन के कथा अनुसार इस नगर ने सिकंदर के विरुद्ध विद्रोह किया था और इसलिए बाद में यहाँ पर मैसिडोनियाई सेना का एक कैंप लगा दिया गया था। हेफेस्टन ने इस विद्रोह को दबाया था। प्राचीन तक्षशिला एक अत्यंत प्रमुख नगर था जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया को जानने वाले स्थल मार्गों पर पड़ता था। सिंधु व झेलम के बीच स्थित तक्षशिला का सर्वप्रथम कनिंघम ने उत्खनन करवाया। यह नगर सिंधु नदी के द्वारा अरब सागर में स्थित सामुद्रिक मार्गों से जुड़ा हुआ था। महाकाव्यों के अनुसार इसी स्थान पर जन्मेजय ने प्रसिद्ध नाग यज्ञ करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न महाजनपदों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम बताइए। निम्न महाजनपदों का जो पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम बताना है
तो सबसे पहले नंबर पर है अवंती। अवंती है जो मध्य प्रदेश का जो मालवा क्षेत्र है, इस मालवा क्षेत्र पर है जो अवंती राज्य था। दूसरे नंबर पर है वत्स। वत्स है जो इलाहाबाद का, यूपी का जो इलाहाबाद का क्षेत्र है, यह वत्स महाजनपद का स्थल था। तीसरे नंबर पर चेदी, जो चेदी है जो आधुनिक बुंदेलखंड का क्षेत्र। काशी, काशी है जो बनारस का क्षेत्र। और अंग, अंग है जो बिहार का भागलपुर का क्षेत्र। तो इसमें सबसे पश्चिम में आएगा अवंती, अवंती के पश्चात चेदी, चेदी के पश्चात वत्स, फिर काशी, और सबसे पूर्व में जो आएगा बिहार के भागलपुर जिले का जो क्षेत्र था, अंग महाजनपद। तो 1, 3, 2, 4 और 5 द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झेलम के तट पर बहादुरी से सिकंदर का मुकाबला करने वाला शासक कौन था? झेलम के तट पर बहादुरी से सिकंदर का मुकाबला करने वाला शासक कौन था? तो यह था पोरस, बे नंबर ऑप्शन। पुरु या पोरस के साथ सिकंदर का भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें सिकंदर विजयी रहा। लगभग 19 माह भारत में रहा। सेना के वापस लौटने की मांग पर उसे वापस लौटना पड़ा। अहमभी तक्षशिला का शासक था। अहमभी जो तक्षशिला का शासक था, जिसने सिकंदर का साथ दिया। पतल सिंधु नदी के डेल्टा में स्थित एक राज्य था, जहां दो राजा व महाजनों की एक समिति का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़ी संख्या में सैनिकों की हत्याओं से आहत किस भारतीय गण या संघ की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किए थे? तो मशक या अश्वक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किक्कट किस क्षेत्र का वैदिक नाम है? किक्कट जो कौन से क्षेत्र का वैदिक नाम है? मगध क्षेत्र का। कौशल महाजनपद किस क्षेत्र में फैला हुआ था? अवध क्षेत्र में। कौशल, अवध, फैजाबाद, गोंडा और चैदी क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र। अवंती जो मालवा क्षेत्र। वत्स जो प्रयागराज व मिर्जापुर का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धकालीन पाली ग्रंथों में कितने प्रकार के गांवों का उल्लेख है? बुद्धकालीन पाली ग्रंथों में कितने प्रकार के गांवों का उल्लेख है? तो 3 प्रकार के गांवों का उल्लेख है। पाली ग्रंथों में 3 प्रकार के गांवों का उल्लेख है। पहली श्रेणी में विभिन्न जातियों और समुदायों के रहने वाले गांव शामिल थे। इन गांवों की संख्या काफी ज्यादा थी और प्रत्येक गांव का नेतृत्व भोजक नामक मुखिया करता था। दूसरे में उपनगरीय गांव थे, जो शिल्प प्रधान गांव थे। उदाहरणतः वाराणसी के आसपास कारीगर गांव या रथ निर्माता गांव स्थित था। तीसरी श्रेणी में सीमावर्ती गांव आते थे, जो ग्रामीण इलाकों की बाहरी सीमा पर जंगलों से सटकर रहते थे। इन गांवों में रहने वाले लोग मुख्य रूप से शिकारी होते थे, जो मुख्यतः भोजन एकत्रीकरण पर निर्भर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तम घोड़ों और अखरोटों के लिए प्रसिद्ध प्राचीन महाजनपद कौन सा था? उत्तम घोड़ों के लिए और अखरोटों के लिए प्रसिद्ध प्राचीन महाजनपद कौन सा था? तो यह था कंबोज, द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? असत्य कथन बताना है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य कथन है। सबसे पहला है कि वैदिक काल में बलि एक अनिवार्य कर के बजाय नजराने के तहत तरह राजा को भेंट किया जाता था। तो यह बात सही है। बलि जो यह ऋग्वैदिक काल में अनिवार्य कर नहीं था, बल्कि एक नजराने के रूप में राजा को भेंट किया जाता था। हालांकि उत्तर वैदिक काल में इसे भी अनिवार्य कर दिया गया था। पहली सहस्त्राब्दी के ईस्वी के मध्य तक राज्यों में बलि को एक अनिवार्य कर के रूप में लिया जाने लगा था। तो यह बात भी सत्य है। तीसरा कि बलि कर वसूली अधिकारी को बलि साधक कहते थे। बलि कर वसूली अधिकारी को बलि साधक कहते थे, यह बात भी सत्य है। चौथा, महाजनपद काल में राजा द्वारा किसानों से सामान्यतः 1/3 भाग कर के रूप में लिया जाता था। तो 1/3 नहीं, बल्कि 1/6 भाग लिया जाता था। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। वैदिक काल में कबीलों के लोगों द्वारा स्वेच्छा से अपने प्रमुखों को नजराना दिया जाता था, जिसे बलि कहा जाता था। यह बुद्ध काल में आते आते किसानों के लिए अनिवार्य भुगतान के रूप में तब्दील हो गया। इस राशि की वसूली के लिए नियुक्त अधिकारी को बलि साधक कहा जाता था। ऐसा लगता था कि राजा किसानों के उत्पादन का 6वां हिस्सा कर के रूप में लेता था। कारीगरों और
व्यापारियों को भी करों का भुगतान करना होता था। कारीगरों को महीने में एक दिन राजा के लिए काम करना पड़ता था और व्यापारियों को वस्तुओं की बिक्री पर सीमा शुल्क देना पड़ता था। कर वसूली करने वाले अधिकारियों को सोल्की का सोल्किया या शुल्काध्यक्ष कहा जाता था। क्षेत्रीय या जनपद की स्थापना से पहले ही सभा और समिति को खत्म कर दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार से प्राप्त हुए? कुम्भहार से कौन से प्राचीन नगर के अवशेष मिले? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्मसूत्र समुद्र यात्रा को पत्न्य कर्म बताता है? कौन सा धर्मसूत्र है जो समुद्र यात्रा को पत्न्य कर्म बताता है? बोधायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उत्तर पश्चिम में शासन करने वाला फारस का शासक कौन था? भारत के उत्तर पश्चिम में शासन करने वाला फारस का शासक कौन था? तो यह था डेरियस प्रथम। हेरोडोट्स के अनुसार भारत का उत्तर पश्चिमी भाग डेरियस प्रथम के साम्राज्य का 20वां प्रांत था। यहाँ से 360 टैलेंट वार्षिक कर लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 325 ईसा पूर्व में सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किसका शासन था? 325 ईसा पूर्व में सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किसका शासन था? तो धनानंद का। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर की भारत में सफलता के क्या कारण थे? सिकंदर की भारत में सफलता के क्या कारण थे? तो यह था कि भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, सिकंदर की सेना श्रेष्ठ थी, देशद्रोही भारतीय शासकों ने सिकंदर का साथ दिया था। तो ये तीनों ही ऑप्शन है जो सिकंदर की भारत की सफलता के का कारण है। चौथा ऑप्शन सिकंदर एक अच्छा प्रशासक था। तो यह इसका कारण भारत की सफलता में कोई कारण नहीं है। तो 1, 2 और 3 है जो सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाजनपद काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथन छांटे। महाजनपद काल के बारे में कथन दे रखे, इनमें से सही कथन बताने हैं। पहला कि महाजनपद कालीन गणों या संघों में शक्ति कुलीन लोगों के हाथ में होती थी। महाजनपद कालीन गणों या संघों में शक्ति जो कुलीन लोगों के हाथों में होती थी, यह सही है। दूसरा कि अधिकांश गणतंत्र हिमालय की तराई में अवस्थित है। अधिकांश गणतंत्र हिमालय की तराई में अवस्थित है, यह बात भी सत्य है। तीसरा कि गृहपति शब्द का इस्तेमाल शिल्प व निर्माण गतिविधियों में संलग्न रहने वाले संपन्न व्यक्तियों के लिए किया जाता था, यह भी सही है। और चौथा कि एक धनी व प्रमुख व्यवसायी व्यापारी को सेठी कहा जाता था। एक धनी व प्रमुख व्यवसायी व्यापारी को सेठी कहा जाता था, यह बात भी सत्य है। तो चारों ऑप्शन इसके राइट होंगे। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार वैशाली के शासक चेटक के विरुद्ध अजातशत्रु के संघर्ष के समय अजातशत्रु के मंत्री वस्कार की बुद्ध के साथ भेंट किस स्थान पर हुई? महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार वैशाली के शासक चेटक के विरुद्ध अजातशत्रु के संघर्ष के समय अजातशत्रु के मंत्री वस्कार की बुद्ध के साथ भेंट किस स्थान पर हुई थी? तो यह हुई थी राजगृह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तरफ राजा व दूसरी तरफ राजा के नाम के अनुरूप देवता का अंकन कहाँ के सिक्कों की विशेषता है? एक तरफ राजा व दूसरी तरफ राजा के नाम के अनुरूप देवता के अंकन कहाँ के सिक्कों की विशेषता है? तो पांचाल। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुराणों व स्वप्न वास्तवता के अनुसार अजातशत्रु व उदयन के बीच किस शासक का उल्लेख है? पुराणों व स्वप्न वास्तवता के अनुसार अजातशत्रु व उदयन के बीच किस शासक का उल्लेख है? दर्शक का। 6 नंबर ऑप्शन। लिच्छवियों के विरुद्ध आक्रमण को प्रभावशाली बनाने के लिए अजातशत्रु ने गंगा के तट पर पाटलिग्राम नामक स्थान पर दुर्गों का निर्माण करवाया। बाद में वह पाटलिपुत्र महानगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। अजातशत्रु और लिच्छवियों के बीच संघर्ष का संभवतः 16 वर्षों तक संघर्ष चला। अंत में मगध की विजय हुई। अजातशत्रु ने अवंती के चंड प्रद्योत को भी पराजित किया था। जैसा कि बिंबिसार के बारे में कहा जाता है कि अजातशत्रु को भी महावीर का अनुयायी बताया जाता है और बौद्ध स्रोतों में उसे बुद्ध का अनुयायी। जैन ग्रंथ यह वर्णन करते हैं कि राजा वैशाली और चंपा में महावीर से मिलने मिले थे।
बौद्ध ग्रंथों में अजातशत्रु को बुद्ध के समक्ष समक्ष जाकर अपने पितृहंता होने का प्रायश्चित करने का दिखलाया गया है। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात अजातशत्रु कुशीनरा गया। वहां से उसने बुद्ध की अस्थियों को अपने साथ लाया, क्योंकि बुद्ध एक क्षत्रिय थे। राजगीर में उसने बुद्ध की अस्थियों के ऊपर एक स्तूप का निर्माण करवाया। बौद्ध स्रोतों में यह भी कहा गया है कि अजातशत्रु के बाद 4 शासक और हुए, सभी पितृहंता कहे गए। इन 4 शासकों ने संयुक्त रूप से 56 वर्षों तक शासन किया। बौद्ध ग्रंथ यह भी बतलाते हैं कि अजातशत्रु के तुरंत बाद उदयभद्र गद्दी पर बैठा। जैन ग्रंथों में उदयभद्र को उदयन भी कहा जाता है। पुराणों में उदयन के पहले दर्शक नामक एक राजा का नाम भी आता है। उदयन को पितृहंता नहीं बतलाते हुए जैन स्रोत उसे एक पितृभक्त के रूप में चित्रित करते हैं, जिसने राजा बनने के पहले पिता के प्रतिनिधि के रूप में चंपा में शासन किया था। उसी ने बाद में पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। उसे एक जैन अनुयायी बताया गया, जो जैन परंपरा के अनुरूप कई दिनों तक व्रत व उपवास में रहता था। जैन स्रोत के अनुसार उदयन की हत्या अवंती के राजा के द्वारा भेजे गए एक पेशेवर हत्यारे के द्वारा की गई, जब वह ध्यानपूर्वक किसी धर्म उपदेश को सुन रहा था। पुराणों में के अनुसार उदयन के बाद वर्धन और महानंदन मगध का शासक बना। बौद्ध स्रोतों में इस सूची में अनिरुद्ध, मुंडा और नागदर्शन के नाम आते हैं। मगध के लोगों ने कथित रूप से इस शासक राजवंश को अपदस्थ कर दिया और अमात्यों में से एक शिशुनाग को राज गद्दी पर बैठाया। शिशुनाग ने वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। महावंश टीका के अनुसार वह वैशाली से एक लिच्छवी राजा का पुत्र था। उसने अवंती के प्रद्योत के राजवंश को समाप्त कर दिया। वत्स और कौशल के राजतंत्रों को भी उसने मगध में मिलाया। शिशुनाग का पुत्र कालाशोक था, जो पुराणों में काकवर्ण के नाम से प्रसिद्ध है। उसके ही काल में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र बनी। इस काल में दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में बुलाई गई। शिशुनाग राजवंश का खूनी अंत हुआ। नंद राजवंश की स्थापना इस हत्याकांड के बाद की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के अनुसार निम्नलिखित में से किस वंश का संस्थापक एक हजाम और गणिका की संतान था? जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के अनुसार निम्नलिखित में से किस वंश का संस्थापक एक हजाम और गणिका की संतान था? तो नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद। पुराणों के अनुसार नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था, जबकि बौद्ध स्रोत में उसका नाम उग्रसेन बतलाते हैं। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के अनुसार पहला नंद शासक हजाम का एक बेटा था, जो एक गणिका से उत्पन्न हुआ था। यूनानी लेखक क्यूरिट्स के अनुसार वह एक हजाम था, जिसका प्रेम प्रसंग एक रानी के साथ चल रहा था। उसी के कहने पर उसने राजा की हत्या कर दी। पुराणों में महापद्मनंद को शेषुनाग वंश के एक राजा की शूद्र स्त्री से उत्पन्न पुत्र बतलाया गया। बौद्ध ग्रंथों में नंद को अज्ञात कुल, जिसका वंश का ज्ञान हो कहा गया। महावंश टीका के अनुसार उग्रसेन एक ऐसा व्यक्ति था जो सीमांत प्रदेश के डकैतों के हाथों में पड़ गया और बाद में उनका नेता बना। इसी क्रम में उसने अनेक सैन्य अभियानों को संपन्न किया। पुराण, बौद्ध और जैन परंपरा में यह समान रूप से स्वीकार किया गया कि 9 नंद राजा हुए। महाबोधि वंश के अनुसार इन 9 राजाओं की सूची इस प्रकार है: उग्रसेन, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविष्णक, दास सिद्धक, केवर्त और धनानंद। पुराणों में महापद्मनंद को एकराट, सार्वभौमिक शक्ति से संपन्न, सर्वछत्रात्मक या क्षत्रियों को समूल नष्ट करने वाला के रूप में चित्रित किया गया है। नंदों के द्वारा कलिंग पर किए गए सैन्य अभियान की चर्चा खारवेल के प्रथम शताब्दी सामान्य संवत पूर्व के हाथी गुफा अभिलेख में देखी जा सकती है, जिसके अनुसार नंद नामक राजा ने कलिंग पर आक्रमण किया, वहां एक कनाल बनवाया और जैन मंदिर पर आक्रमण करके वहां से एक जैन मूर्ति को उठाकर मगध ले गया। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक धनानंद था। यूनानी स्रोतों में उसका नाम एग्रोमीज या जेंड्रमीज कहा गया। करटियस के अनुसार उसकी सेना में 20,000 घुड़सवार, 200
2,000 पैदल सैनिक, 2,000 रथ सेना तथा 3,000 हाथी थे। जैन स्रोतों के अनुसार जैन स्रोतों में नंदों के बहुत सारे उन मंत्रियों की चर्चा की गई है जो जैन धर्मावलंबी थे। कालपक पहले नंद शासक का मंत्री था। जैन ग्रंथों के अनुसार नंदों के अधीन मंत्री पद वंशानुगत था। शाकातल की मृत्यु के बाद 9वें नंद शासक का मंत्री था। उसके पुत्र स्थूलभद्र को मंत्री बनाया गया, जिसने इस पद को अस्वीकार करते हुए जैन भिक्षु बनना स्वीकार किया। बाद में स्थूलभद्र के भाई सिरियक ने यह पद स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणतंत्र नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा जो गणतंत्र नहीं था, तो कपिलवस्तु, वैशाली और मिथिला ये तीनों गणतंत्र थे। मगध जो राजतंत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजातशत्रु के समय मगध वैशाली के बीच युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु हुई थी, तो मखली गोसाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्रोत में राजधानी के समीप चाकू से काकवण या अजातशत्रु नहीं, कालाशोक है। काकवण का दूसरा नाम कालाशोक है। कालाशोक की हत्या की जानकारी दी गई है, तो यह जानकारी दी गई है हर्षचरित। हर्षचरित में जो काकवण या कालाशोक की हत्या की जानकारी मिलती है। बाण ने अपने हर्षचरित में राजा काकवण की मृत्यु के बारे में लिखा है। राजधानी के समीप ही किसी ने राजा के गले में खंजर घुसेड़कर उसे मार डाला। राजा के दुखद अंत की इस कहानी की पुष्टि तत्संबंधी यूनानी सामग्री से भी हो जाती है। कालाशोक के पश्चात उसके 10 पुत्र सिंहासन के उत्तराधिकारी हुए। सभी पुत्रों ने एक साथ राज्य किया। महाबोधि वंश के अनुसार इन पुत्रों के नाम भद्रसेन, कौरंडवन, मंगुर, सरोजह, जालिक, उभक, संजय, कौरव्य, नंदीवर्धन और पंचमक थे। इनमें से केवल नंदीवर्धन का नाम पौराणिक सूची में मिलता है। हाथी गुफा शिलालेख में भी इस नाम का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक को यूनानी लेखकों में अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया है, तो यह कहा गया धनानंद को। धनानंद को जो अग्रमीज और जेंड्रोमीज कहा गया है, धनानंद को अग्रसेन्य भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ अंतिम नंद वंश, नंद शासक व चंद्रगुप्त के मध्य की जानकारी देते हैं। कौन से ग्रंथ है जो अंतिम नंद शासक व चंद्रगुप्त के मध्य की जानकारी देते हैं, तो यह देते हैं मुद्रा राक्षस, मिलिंद पन्हो, परिशिष्ट पर्वन और महावंश। ये चारों ही जो ग्रंथ है यह नंद शासक व चंद्रगुप्त के मध्य के संघर्ष की जानकारी देते हैं। द नंबर ऑप्शन। चंद्रगुप्त ने तक्षशिला के एक ब्राह्मण के पुत्र कौटिल्य की, जिसे चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं, की सहायता से नंद वंश के बदनाम राजा को गद्दी से उतार दिया। चंद्रगुप्त तथा नंद वंश के अंतिम राजा के बीच चला संघर्ष मिलिंद पन्हा, मुद्रा राक्षस, महावंश टीका जैन परिशिष्ट पर्वन में मिलता है। मिलिंद पन्हा में लिखा है कि उस समय नंद की सेना का कमांडर भद्रसाल था। काफी खूनी खच्चर के बाद नंद की सेना परास्त हुई। मिलिंद पन्हा में इस लड़ाई का वर्णन बड़े ही अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व मौर्य काल के दौरान मध्य गंगा के मैदानों में भवनों की संरचना प्राप्त नहीं होने का क्या कारण था। पूर्व मौर्य काल के दौरान मध्य गंगा के मैदानों में भवनों की संरचना प्राप्त नहीं होने का क्या कारण था, तो यह था घरों का निर्माण मिट्टी की ईंटों और लकड़ी से हुआ था, जो समय के साथ नष्ट हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 327 ईस्वी में सिकंदर किस दर्रे से भारत आया था। सिकंदर 327 ईस्वी में भारत आया था, कौन से दर्रे से आया था, तो यह आया था खैबर दर्रे से। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर के आक्रमण और उसके भारत के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से बताना है कि कौन कौन से कथन है जो सही है। पहला कि भारतीय इतिहास के क्रमागत इतिहास को लिखने में सहायता नहीं मिलती, तो सहायता मिलती है, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा, सिकंदर के इतिहासकारों ने मूल्यवान भौगोलिक विवरण दिया, तो यह सही है। पश्चिमोत्तर भारत में लगभग 2 लाख बेल मकदूनिया भेजे गए थे, यह बात भी सही है। तो एक गलत है और 2 और 3 है जो
सही है। तो इसमें पूछा कौन से कथन सही है, तो 2 और 3, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिच्छवियों के संविधान का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? लिच्छवियों के संविधान का उल्लेख कौन से ग्रंथ में मिलता है? अटकथा में, बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मगध के किस शासक के काल में पाटलिपुत्र मगध की राजधानी नहीं थी? मगध के कौन से शासक के काल में पाटलिपुत्र जो मगध की राजधानी नहीं थी? अजातशत्रु, बे नंबर ऑप्शन। हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की और राजधानी बनाया। शिशुनाग, कालाशोक और नंदीवर्धन महानंदिन अंतिम शासक शिशुनाग वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध की राजधानी राजगृह का वास्तुकार कौन था? मगध की राजधानी राजगृह का वास्तुकार कौन था? महागोविंद, द नंबर ऑप्शन। भारत में सर्वप्रथम परमाणु परिकल्पना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? भारत में सर्वप्रथम परमाणु परिकल्पना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? कणाद ने। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता महर्षि कणाद ने भारत में परमाणु परिकल्पना पर बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध शब्द सर्वप्रथम उल्लेख है, मगध शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ है? अथर्ववेद के अंदर, द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उखट्टा एवं कितागिरी किस महाजनपद के महत्वपूर्ण शहर थे? उखट्टा और कितागिरी जो कौन से महाजनपद के महत्वपूर्ण शहर थे? तो कौशल के। अयोध्या जिले जो उत्तर प्रदेश के आसपास का इलाका कौशल का था। उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती व दक्षिणी कौशल की राजधानी कुशावती थी। साकेत, अयोध्या, सेतव्य, इकट्ठा, उकट्टा, कितागिरी इसके प्रमुख नगर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है काश्यप संहिता पुस्तक के लेखक कौन है? काश्यप संहिता पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है जीवक, द नंबर ऑप्शन। बिंबिसार के राज्यवेद जीवक ने काश्यप संहिता वृद्ध जीविका यंत्र की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजपुर, द्वारका और कपिसी किस महाजनपद में स्थित है? राजपुर, द्वारका और कपिसी जो कौन से महाजनपद में स्थित है? कंबोज में, द नंबर ऑप्शन। कौशल का प्रसिद्ध शासक जिसके अश्वमेध यज्ञ करवाने का उल्लेख ऐत्रेय और शतपथ ब्राह्मण में मिलता है? कौशल का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसके अश्वमेध यज्ञ करवाने का उल्लेख ऐत्रेय व शतपथ ब्राह्मण में मिलता है? तो वह शासक था पर, द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की इस क्लास का और आज के इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाम बिंदुसार का नहीं है? कौन सा नाम है जो बिंदुसार का नहीं है? तो सिंहसेन, अमित्रोचेटस और भद्रसाल ये नाम बिंदुसार के हैं। वहीं सेंड्रोकोटस नाम जो है चंद्रगुप्त का नाम है। बिंदुसार को यूनानी विवरणों में अमित्रोचेटस, जैन ग्रंथों में सिंहसेन, वायु पुराण में भद्रसार या वारिसार, महाभाष्य में अमित्र घात कहा गया। एरियन, स्टेबो व जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त का नाम है जो सेंड्रोकोटस था। तो इसी के साथ ही आज का जो चैप्टर था महाजनपद काल और मगध का उत्कर्ष यह यहीं पर समाप्त होता है। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में कल पढ़ते हैं। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।